हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लॉज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानेंगे। क्लॉज क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और इसे कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आज इसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो जानते हैं क्लॉज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का भाग होता है और उसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है, वो क्लॉज कहलाता है। याद रखिएगा, एक क्लास में केवल एक सब्जेक्ट तथा एक ही प्रेडिकेट होता है। कंपाउंड सेंटेंस की थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम चर्चा कर लें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट या आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। तो आइए, क्लॉज को अच्छी तरह समझने के लिए हमें नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को जानना आवश्यक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था। यहाँ पर देखिए, इस वाक्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बटा हुआ है, आई मेट अ मैन और दूसरा है हु वाज ब्लाइंड। लेकिन हम चाहें तो सोचें अगर हम लोग कि इन दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें। आई मेट अ मैन, ये तो भाव स्पष्ट दे रहा है, लेकिन हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, ये भाव स्पष्ट नहीं दे रहा है। अर्थात ये वाला तो कंप्लीट सेंटेंस है, फुल सेंटेंस है, लेकिन जो दूसरा वाला है हु वाज ब्लाइंड, ये इनकम्प्लीट है, अर्थात यह पहले वाले सेंटेंस पर आश्रित है। तो इस पहले वाले सेंटेंस को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और दूसरे वाले को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, अर्थात आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक शब्द समूह में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट हो रहा है और ये प्रेडिकेट है, इसका अपने एक फाइनाइट वर्ब होता है। उसी प्रकार से हु वाज ब्लाइंड, यहाँ पर देखिए हु यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और यहाँ पर वाज और ब्लाइंड हमारा प्रेडिकेट है, जो कि फाइनाइट वर्ब एक निश्चित क्रिया रखता है। और इतना होने पर भी इस वाक्य को हम लोग पूर्ण रूप से फुल स्टॉप लगा करके, अर्थात पूर्ण रूप से इसको लिख नहीं सकते हैं। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पूर्ण तो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने भाव को स्पष्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यह वाक्य पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता है, अर्थात एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। जैसे इसमें नोट में दिया भी गया है कि परंतु इसके बावजूद भी हम अभीष्ट वाक्य को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, दोनों को हम अलग अलग सेंटेंस के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित, अर्थात पहला वाला तो कंप्लीट, लेकिन दूसरा वाला हु वाज ब्लाइंड पहले वाले सेंटेंस अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। अतः ये स्पष्ट समूह अलग अलग वाक्य नहीं है, ये एक ही वाक्य के पार्ट हैं। इसमें से प्रत्येक को क्लॉज कहा जाता है, अर्थात हम क्लॉज की परिभाषा निम्न प्रकार भी दे सकते हैं। जैसे क्लॉज वैसे शब्द समूह को कहा जाता है जो किसी वाक्य का अंश हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे इन एग्जाम्पल्स में दिया गया है, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। इसमें डिवाइड करके देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्लास को और सबऑर्डिनेट क्लास को अलग अलग करके देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, आप पास हो जाओगे अगर आप कठिन मेहनत करो। तो यहाँ पर देखिए, यू विल पास ये अलग है, इफ़ यू वर्क हार्ड अगर आप कठिन मेहनत करो। तो यू विल पास, आप पास हो जाओगे, ये स्पष्ट अर्थ दे रहा है, स्पष्ट भाव दे रहा है। इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी अन्य क्लॉजेस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग यू विल पास को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं या मुख्य वाक्य या मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसी के स्थान पर इफ़ यू वर्क हार्ड, ये पहले वाले सेंटेंस अर्थात पहले वाले क्लॉज अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित है, इसलिए इफ़ यू वर्क हार्ड को आश्रित उपवाक्य या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यू विल पास और इफ़ यू वर्क हार्ड दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ़ यू कम्स टू मी आई शैल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इफ़ यू कम्स टू मी, अगर मेरे पास आते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। यहाँ पर आई शैल हेल्प यू ये मेन वर्ब है, प्रिंसिपल मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ़ यू कम्स टू मी, अगर आप मेरे पास आते हो, ये वाला हमारा सबऑर्डिनेट, अर्थात अगर इफ़ लगा हुआ है, अगर कोई कंजंक्शन लगे हुए हैं, तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि वो हमारा आश्रित उपवाक्य होता है, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है।
सी नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये कहता है ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज इल। ही वॉज absent ये पहला पार्ट हो गया, और बिकॉज ही वॉज इल ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसमें स्पष्ट है कि ही वॉज इल ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और बिकॉज ही वॉज इल, ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज इल, ये बिकॉज ही वॉज इल हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है शी वेप्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, वह रोई जब उसने समाचार सुना। शी वेप्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, वह रोई जब उसने समाचार पत्र सुना। शी वेप्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, वह रोई जब उसने समाचार पत्र सुना। तो यहाँ पर व्हेन शी वेप्ट वह रोई पहला पार्ट हो गया, शी वेप्ट वह रोई, और दूसरा पार्ट हो गया व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट समझते चलेंगे। डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं। द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। द बुक इज़ माइन, यहाँ पर देखिए अलग अलग हो गया। द बुक इज़ माइन ये हो गया हमारा मेन या प्रिंसिपल क्लाउज। दैट इज़ ऑन द टेबल ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। उसी प्रकार से टेल मी वाई यू डिड इट, टेल मी, यहाँ पर यू टेल मी, यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस है तो कहते हैं टेल मी, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें यू छिपा होता है, पता है ना सबको, यू छिपा हुआ है। तो टेल मी, और इसमें हमारा दूसरा प्रेडिकेट होता है, इसमें फाइनाइट वर्ब होता है। और फ्रेज और क्लॉज में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें कोई वर्ब हो या ना हो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फ्रेज में अपना एक सब्जेक्ट हो, क्लाउज में अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वाई यू विल डिड, वाई यू डिड इट, तुमने क्यों किया, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट आश्रित उपवाक्य। इसी को समझते चलेंगे। जैसे नेक्स्ट वाला एग्जांपल हमारा कहता है ही इज़ बेटर देन राम, वह राम से अच्छा है। तो ही इज़ बेटर वह अच्छा है, देन राम राम से। तो ही इज़ बेटर प्रिंसिपल, देन राम प्रेडिकेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ही लिफ्टेड द गन, टुक एम एंड फायर्ड। यहाँ पर 3 पार्ट हो रहे हैं। ही लिफ्टेड द गन, टुक एम एंड फायर्ड। यहाँ पर ही लिफ्टेड द गन, ही टुक एम, ही फायर्ड। बना सकते हैं ना 3, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से ही लिफ्टेड द गन ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। और मैंने कहा था ना एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, तो ये दोनों हमारे हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। उसी प्रकार से और एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज प्लेड एंड शी वाज डांसिंग, ही वाज प्लेइंग, शी वाज डांसिंग। यहाँ पर देखिए ही वाज प्लेइंग, शी वाज डांसिंग, एंड के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से किसी एक को आप प्रिंसिपल क्लॉज मान सकते हैं। शी वाज डांसिंग, ही वाज प्लेइंग, किसी एक को मान सकते हैं, किसी एक को सबऑर्डिनेट मान सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। जैसे ही राइट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, ही राइट्स, फिर क्या है, ये पार्ट हो गया ही राइट्स, फिर एज फास्ट एज पॉसिबल, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट या आश्रित। उसी प्रकार से के नंबर में देख लेते हैं। के नंबर में है दो बैडली डिफीटेड ही डिड नॉट लीव द फील्ड, बुरी तरह हारने के बाद भी उसने मैदान नहीं छोड़ा। दो ही वॉज बैडली डिफीटेड, प्रिंसिपल क्लॉज, ही डिड नॉट लीव द फील्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ही डिड नॉट लीव द फील्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और दो ही वॉज बैडली डिफीटेड, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जहाँ पर कंजंक्शन लगा होगा वो एक प्रकार से हमारा सबऑर्डिनेट हो जाता है। और देख लेते हैं इसी प्रकार से, ध्यान से समझना है। जैसे लिखा है ही एज वेल एज आई इज़ टू ब्लेम, ही एज वेल एज आई, वह और जैसे कि मैं भी, इज़ ब्लेम्ड, दोषी हैं, दोषी करार दिए गए हैं। तो जाएगा ही इज़ टू ब्लेम, आई एम टू ब्लेम। ये दोनों हमारे एक प्रकार से कंप्लीट हैं, लेकिन इसमें से एक को एज लगा कर जुड़ा हुआ है, तो एक को हम आश्रित मान सकते हैं। जैसे उसी प्रकार ये दिया हुआ है ही केम एंड गेव मी द बुक, ही केम, ही गेव मी द बुक, वो आया
और ही गेव मी द बुक, और उसने मुझे बुक दिया। यहाँ पर एक को हम प्रिंसिपल क्लास मान सकते हैं, दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लास भी मान सकते हैं। जहाँ पर भी सबऑर्डिनेट नहीं हो रहे हैं उनको हम कोऑर्डिनेट मान सकते हैं, अर्थात वो भी प्रिंसिपल क्लास की तरह ही होते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में भी था कुछ, जहाँ पर आश्रित ना हो करके अपना भाव खुद ही स्पष्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लीजिए ही केम एंड गेव मी द बुक, यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एज से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे कुछ नोट्स भी दिया हुआ है, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी किसी क्लास का सब्जेक्ट या वर्ब एक या दोनों अंडरस्टूड भी रह सकते हैं। जहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस आएगा वहाँ पर ज़्यादातर में यू तो होता नहीं, यू शब्द होता है इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के लिए, तो अक्सर छिपा रहता है, अर्थात अंडरस्टूड होता है। ऐसा ना हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।